नमस्कार। यूं तो बड़े बड़े कलाकारों को हम अक्सर ही उनके काम के जरिए याद करते रहते हैं, लेकिन कुछ खास मौके आते हैं जब हम उनको याद करना जरूर चाहते भी हैं और वो मौके ऐसे होते हैं कि उनको हम भूल कैसे सकते हैं। आज विजय आनंद, जो भारतीय सिनेमा के वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर्स रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि कल यानी 22 तारीख को उनकी जन्मतिथि है, उनकी जयंती है। उनका जन्म हुआ था 22 जनवरी सन 1934 को। विजय आनंद को याद करेंगे और साथ ही देशभक्ति के गीतों का कितना प्रभाव है फिल्मों पर, और फिल्मी गीत जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं वो किस तरह से रच बस गए हैं हमारे समाज में, हमारे जीवन में, और हमारे राष्ट्रीय पर्व पर भी हम उन्हें सुनते हैं। इस संबंध को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन दो मेहमानों से हम आपको मिला दें जो आज हमारे साथ इस बातचीत में शामिल रहेंगे। हमारे साथ हैं शिव चतुर्वेदी जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, लेकिन आप गायक हैं और साथ ही आप अध्यक्ष हैं मुकेश मंच के। बहुत स्वागत चतुर्वेदी जी आपका। शुक्रिया। और हमारे दूसरे मेहमान कमल धीमान साहब, जिन्होंने किशोर कुमार पर और देवानंद पर अपनी पुस्तकें लिखी हैं और लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं और कई कार्यक्रम करते हैं जिसमें फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग शामिल होते रहते हैं। आपका भी बहुत स्वागत कमल जी। तो बात विजय आनंद की, जिनका जन्म 22 जनवरी सन 1934 को हुआ और विजय आनंद 23 फरवरी सन 2004 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके दो बड़े भाई चेतन और देवानंद फिल्मी दुनिया से वाबस्ता, और ये भी उसी रास्ते पर आगे बढ़े। नवकेतन, जो कि उनके बड़े भाई का बैनर था, वहीं उन्हें फिल्म का ब्रेक मिला और इसके बाद उन्होंने अपना जो फिल्मी सफर शुरू किया। लोग आज भी ये कहते हैं कि विजय आनंद जैसा डायरेक्टर, और खास तौर पर अगर उनकी सॉन्ग पिक्चराइजेशन की बात करें तो उन जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। शिव चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे विजय आनंद के बारे में? संजीव जी, विजय पिशोरीमल आनंद, जो कि आनंद फैमिली में सबसे छोटे थे 4 भाइयों में, और उनके पहले जो 2 बड़े भाई थे चेतन आनंद और देवानंद, वो पहले से ही प्रतिष्ठित थे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। वो भी वहीं पे थे, इनकी एजुकेशन सारी की सारी वहीं बॉम्बे में हुई, ग्रेजुएशन वहीं से किया। चेतन आनंद एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे, टैक्सी ड्राइवर नाम उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। जिस समय के ये टीनेजर थे विजय आनंद, उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, मतलब कोई 20-21 साल के नौजवान थे। वो फिल्म काफी चली, गाने भी बहुत पॉपुलर हुए। इसके बाद आई 9-2-11, ये नवकेतन की ही मूवी थी जी। उसकी स्क्रिप्ट राइट करने का और उसको डायरेक्ट करने का काम इनको सौंपा गया कि भाई जब इतना बढ़िया डायरेक्टर हमारे घर में है तो बाहर किस लिए जाना। तो इनको चांस मिला और वो फिल्म भी खूब चली। कल्पना कार्तिक, जो कि शरीके हयात बनी देवानंद की, टैक्सी ड्राइवर से शुरू हो गई थी, वो इस मूवी में थी। मूवी खूब चली अपने आप में। उसके बाद आई काला बाजार 1960 में, और ये ऐसी मूवी थी जिसमें कि तीनों भाइयों ने काम किया। ये अकेली ऐसी मूवी है। चेतन आनंद, देवानंद और विजय आनंद तीनों थे, तीनों पर्दे पर 61 में हम दोनों का वैसे क्रेडिट अमरजीत को जाता है डायरेक्शन के लिए, जो कि फिल्म में आया। लेकिन देव साहब ने अपने इंटरव्यू में और विजय आनंद जी ने भी कहा है कि ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद तो देखिए क्या क्या फिल्में हैं। बिल्कुल यही बात कमल जी, आपने कई उन लोगों से भी बातचीत की देवानंद पर जब आप किताब कर रहे थे उस सिलसिले में, तो विजयानंद के बारे में भी कुछ बातें निकल कर आई। ये जो बात अभी चतुर्वेदी जी ने जो सामने रखी है, 9-2-11 जब उन्होंने फिल्म की 1957 की फिल्म में, लगभग 23 वर्ष की उम्र में वो डायरेक्टर बन गए। एक तरफ से कहना तो बड़ा आसान होता है क्योंकि बड़े भाई का बैनर था ये, लेकिन हम सब जानते हैं कि फिल्मी दुनिया, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स वेरी क्रूअल वर्ल्ड। वो ये नहीं देखती है कि मतलब आप किसके भाई हैं, किसके पुत्र हैं, किसके पिता हैं। अगर आप में योग्यता है और फिर अगर आप बॉक्स ऑफिस पर सफल हो पाते हैं कि नहीं। तो ये जो बात है, इतनी कम उम्र में फिल्म डायरेक्ट करना, ये अपने आप में बहुत क्रेडिबल हो जाता है। जी देखिए संजीव जी, अगर आप बात करते हैं विजय आनंद जी के दोनों बड़े भाई चेतन आनंद और देव साहब जो है पहले से ही एस्टेब्लिश थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर।
तो जब ये बॉम्बे में शिफ्ट हुए, कॉलेज में पढ़ते थे, सेंट एक्जेवियर कॉलेज था, वहां पे ये स्टडी किया करते थे। उन्हीं दिनों पे ये थिएटर में काफी इन्वॉल्व रहते थे, वहां पे डायरेक्शन किया करते थे, स्टोरीज लिखा करते थे, तो इनका काफी इन्वॉल्वमेंट वहां रहती थी। तो अमीन सैनी साहब ने भी जिक्र किया था इस बारे में कि वो भी उनके प्ले में शामिल रहते थे। तो उस समय जो है देव साहब अक्सर उनको छोड़ने आते थे, प्रमोट करते थे। तो एक जब देखा कि काफी अब लड़का थोड़ा निखर रहा है, यंग टैलेंट है, कुछ अलग से काम करना चाहता है, एक अंदर एक जज्बा है करने का काम, तो फिर उन्होंने देव साहब ने एक रिस्क लेते हुए कि भाई आपको मैं एक फिल्म देता हूं, आप इसको डायरेक्ट कीजिए। तब 9-2-11 में उनको डायरेक्शन का मौका दिया जाता है। लेकिन चैलेंज के साथ साथ विजय आनंद ने अपने आप को पूरी तरह से प्रूव किया। जैसे कि आप देखते ही हैं उनकी तमाम फिल्में एक से एक आगे रही, शानदार रही। पहली फिल्म में अपने बड़े भाई विजय देव साहब को और उनकी पत्नी कल्पना को एक साथ डायरेक्ट करते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया। उसके बाद तो फिर एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। जी, मोना सिंह जी, मोना सिंह जी, कल्पना कार्तिक आका मोना सिंह, ऑल्सो नोन एज। एक बात बताइए चतुर्वेदी जी, ये जो एक बात जो एस्टैब्लिश हुई कि उससे पहले टैक्सी ड्राइवर की उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, विजय आनंद के बारे में जब भी बात होगी तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती समझना है कि उन राइटिंग स्किल की अगर बात करें स्क्रीन राइटर के तौर पे, देवानंद के ने तो बाद में लिखना शुरू किया, लेकिन विजय आनंद के बारे में अगर हम बात करते हैं, चेतन तो खैर लिखते ही थे, विजय आनंद ने बहुत अच्छा लिखा और खूब लिखा। खासतौर पर अगर हम गाइड के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए विजय आनंद को टोटल 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, 2 गाइड के लिए और 2 जॉनी मेरा नाम के लिए, और स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए इनमें 2 थे। एक फिल्म फेयर शायद छुपा रुस्तम के लिए है, शायद एडिटिंग के लिए एक अवार्ड है, शायद मैं कंफर्म नहीं, एडिटिंग जो है इन्हें एडिटिंग का जो अवार्ड मिला है वो जॉनी मेरा नाम के लिए ही, जॉनी मेरा नाम के लिए, अच्छा, उनके लिए ही मिला है। और वो क्या खूब लिखते थे, उनके डायलॉग तो आप देखिए गाइड में ही दिन ढल जाए रात न जाए, उसके पहले जो देवानंद साहब का कि जिंदगी भी एक नशा है, जब चढ़ता है तो मत पूछिए क्या आलम होता है, ये लोगों की जुबान पे आ गए, लोग इनको बोलते थे। अब कहीं भी अगर म्यूजिक के आप जाइए, कोई अगर लाइव शो हो रहे हैं, इस गाने को शुरू करते हैं तो वो उसको बोलते हैं और कांटों से खींच के ये आंचल, ये देखिए उसमें भी वहीदा रहमान का जो है कैसे गाइड हो, ये बोलती है वो। और जब वो पूछता है कि कल तक तो मैं एक ऐसी लड़की लगती थी कि जो अपनी सारी खुशी कहीं पीछे छोड़ आई है और आज ये एक बिल्कुल चंचल लड़की लग रही हो, तो वो एकदम कहती है जानती हो क्यों। और ये भी सारे रिकॉर्ड में, मतलब डायलॉग इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए उनके, और इसी वजह से उनको जॉनी मेरा नाम में एडिटिंग और स्क्रीन प्ले के लिए उनको ये अवार्ड मिले फिल्म फेयर, टोटल 4 में से उनको। जी, ये गाइड की ही थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कमल जी। गाइड बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था, और विजयानंद की भी उम्र अगर उस हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं थी। शायद ये भी कहा जाता है फिल्म रिबाउंड पर उनके पास आई थी, पहले शायद राज खोसला का नाम कंसिडर हो रहा था, और फिर चेतन साहब का भी नाम चला, चेतन साहब कर रहे थे, फिर पहले इसको, फिर राज खोसला, लेकिन फाइनली विजयानंद है। और विजयानंद की उम्र बहुत ज्यादा नहीं, 26-27 साल की उम्र शायद रही होगी जब उन्होंने फिल्म करनी शुरू की। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो उस वक्त टैबू था, उसको अटेम्प्ट करना, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट, और खुद लिखा स्क्रीन प्ले उनका अपना, डायलॉग जो है आखिर में, जो डायलॉग है, जो उनकी अपनी बातचीत जो है कि मैं हूं, बस मैं हूं, मैं हूं। अब इस मैच्योरिटी को उन्होंने, जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से पर्दे पर उतार दिया। जी, देखिए गाइड जो है सब्जेक्ट, देव साहब 2 तरह की फिल्म बनाने चाह रहे थे। R.K. नारायण जी की नॉवल के ऊपर बेस्ड है ये द गाइड। एक उन्होंने स्टार्ट किया USA के साथ मिलके, वहां के प्रोडक्शन हाउस से मिलके, स्टैटन प्रोडक्शन था, टैड डेनियल्स उसके डायरेक्टर थे, इंग्लिश वर्जन जो था वो देव साहब ने वहां उनके साथ स्टार्ट किया। हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने पहले राज खोसला साहब को अप्रोच किया, फिर उसके बाद चेतन साहब को किया, किसी न किसी वजह से वो रह गए फिल्में, तो अंत में विजयानंद साहब को कंसिडर किया गया। और हिंदी वर्जन में जब विजयानंद को ये काम सौंपा गया तो आप देखेंगे उसमें जो लोकेशन चूज की गई हैं, उदयपुर की लोकेशन है और जगह की लोकेशन है, खंडर है, चित्तौड़, उसके अलावा क्या है, और सारे एक एक किरदार की अगर आप बात करते हैं, पूरी कहानी कहती है गाइड। बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट था अपने आप में उस जमाने में, कि लिव इन रिलेशनशिप वाली बात आप कह सकते हैं, उस जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो उस दौर में इसमें एक एक कैरेक्टर का अपना रोल है, अपने एक वजूद है,
अपनी अपनी डायलॉग डिलीवरी है, और उन सबको संजोना, फिर उसके बाद एक डांस परफॉर्मेंस वहीदा रहमान जी का, उन सबको अगर आप लेते हैं, संजोते हैं, तो आप देखते हैं कि उन जितने भी सॉन्ग्स आपके अंदर पिक्चराइज किए गए हैं गाइड के अंदर, वो सब एक से एक लाजवाब फिल्में हैं। बिल्कुल। गाइड के बाद विजय आनंद, जिसे कहना चाहिए न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी एक बहुत ही कामयाब और संवेदनशील निर्देशक के तौर पर स्थापित हो गए। लिख तो वो रहे ही थे। इसके बाद का जो सफर है चतुर्वेदी जी, वो एक बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्म नासिर हुसैन के लिए वो करते हैं। संजीव जी, हमने थोड़ा सा इससे पहले का भी एक दो मूवीज का अच्छा, जरूर। जैसे तेरे घर के सामने, अच्छा, क्या ब्यूटीफुल मूवी थी। इसके गाने तो आप एक से एक जबरदस्त हैं। गाइड से पहले की फिल्म, बिल्कुल। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, और जो कुतुब मीनार में जो गाना था, दिल का भंवर करे पुकार प्यार का, देखो रूठा ना करो, शिमला को कितना खूबसूरती से दर्शाया है इसमें। ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, जबरदस्त। हम दोनों की तो अभी हमने बात की ही जी। गाइड 1965 में आई, उसके बाद तो रातों रात विजय आनंद ही डायरेक्टर छाए हुए थे। तो नासिर हुसैन, जो कि सम्मी कपूर को लेके पहले भी बहुत अच्छी मूवी बना चुके थे, तो उन्होंने देवानंद को, इनको विजय आनंद को अप्रोच किया कि भाई अगली फिल्म हमारी जो तीसरी मंजिल है, उसको आपने, वो सस्पेंस थ्रिलर है, उसको आप डायरेक्ट करेंगे। तो इन्होंने शम्मी कपूर को फर्स्ट टाइम डायरेक्ट किया। मतलब नवकेतन के बाहर की ये पहली मूवी थी। क्या गाने थे, गानों का पिक्चराइजेशन अभी भी आप देख लीजिए। अच्छा, आर.डी. बर्मन के करियर में भी वो फर्स्ट मूवी थी जो कि इतनी हिट हुई। उससे पहले उनका म्यूजिक इतना हिट कभी नहीं हुआ, और म्यूजिक भी एक ट्रेंड सेटर था। वहां से जो आगे का म्यूजिक था वो चेंज हो गया। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है कातिल आंखें, हेलन का डांस उसमें देखते हुए बनता है। नहीं, बिल्कुल नए तरह का ऑर्केस्ट्रेशन, सब कुछ नया, एक फील नई, और सॉन्ग पिक्चराइजेशन की जो बात है वो। लेकिन एक चीज यहां पर मैं कमल जी से पूछना चाहूंगा। कमल जी, आपकी किताब जो देवानंद पर जो आपने किताब लिखी, इसके पन्ने पलटते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर पर नजर पड़ी, और वो तस्वीर ये है कि देवानंद बैठे हैं ड्रम्स के आगे, और उसमें जो कैप्शन था, ये जरा हम चाहेंगे आप इस पर रोशनी डालें कि देवानंद क्या तीसरी मंजिल के लिए पहली चॉइस पहले देव साहब थे क्या? जी, पहली चॉइस जो इससे नासिर हुसैन इससे पहले जो है, जब प्यार किसी से होता है फिल्म बना चुके थे देव साहब के साथ। तो ये जो फिल्म थी जो प्लान कर रहे थे वो तीसरी मंजिल, उसमें वो देव साहब को ही इंट्रोड्यूस करना चाहते, एज ए एक्टर ले रहे थे। अच्छा। तो इसलिए उसके कुछ प्रोमोज भी हुए, कुछ स्क्रीन टेस्ट भी लिए गए, कुछ शूटिंग भी थोड़ी सी हुई थी। लेकिन किसी न किसी वजह से वो देव साहब के डेट्स के साथ कुछ क्लैशेस रहे या कुछ और इश्यूज रहे, जिसकी वजह से देव साहब नहीं कर पाए। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन के लिए शम्मी कपूर साहब को इसमें फिल्म में लिया गया। अच्छा, जी। तो ये तस्वीर आपकी जो किताब है देव साहब पर, उसमें वो तस्वीर है। जी। तो ये बात भी निकलकर सामने आई, जो शायद हम में से, मुझे तो नहीं मालूम थी कम से कम, कि देव साहब शायद वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म। और उसके बाद फिर देखिए, तीसरी मंजिल के बाद फिर आई ज्वेल थीप जी। ये मूवी है जिसमें कि अशोक कुमार ने नेगेटिव किरदार अदा किया है। बड़ा सस्पेंस थ्रिलर, एक से एक मतलब गाने भी इसके क्या जबरदस्त थे। मजरू सुल्तानपुरी ने सारे गाने लिखे एच.डी. बर्मन के संगीत के लिए। और इसके बाद 1968 में एक मूवी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, कहीं और चल। ये मूवी एक ऐसी मूवी थी जो कि जाल मिस्त्री इसके प्रोड्यूसर थे, और फाइनेंसर थे इसके तोलाराम जालान। वो मूवी ये बनाना इसलिए चाहते थे। बहुत से दर्शकों को ना मालूम, उनको बता दीजिए कि फली मिस्त्री दरअसल कैमरामैन हुआ करते थे। बिल्कुल। और बड़े जाल मिस्त्री जी गाइड फिल्म का उन्होंने किया। तो हुआ क्या कि वो ये फिल्म इसलिए बनाना चाहते थे कि उनको प्रॉफिट्स आ रहे थे, तो इनकम टैक्स को अपना सेट करने के लिए ये फिल्म, इसलिए कि भाई फिल्म लॉस में जाए। जाल मिस्त्री, तो मेरे जो प्रॉफिट है, नहीं, तोलाराम जालानी जो फाइनेंसर थे। अच्छा। तो क्योंकि फाइनेंस वो ही कर रहे थे सारी चीज, क्योंकि उनको बिजनेस से इनकम आनी थी ये सारी। तो हुआ क्या कि ये फिल्म बाद में उन्होंने आर्टिस्ट को पेमेंट करना भी बंद कर दिया, और एब्रप्टली इस मूवी को विजयानंद साहब को भी पता नहीं था उस टाइम पे, ये रिलीज कर दिया एक मैटनी शो में, और बाद में बाहर ले लिया। इसमें संगीत किसका था? शंकर जयकिशन का इसमें था। हाँ, शंकर जयकिशन। देवानंद और आशा पारिक थे, और इसमें गाने भी बहुत खूबसूरत थे। लता के भी, एक लता का गाना था, जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार से देखो, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। बहुत अच्छा सॉन्ग है। लेकिन ये फिल्म कहीं मिलती नहीं, इसी वजह से कि उन्होंने निकाल ली थी वहां से। इसका जिक्र उन्होंने, एक अनीता पाध्याय हैं महाराष्ट्र में लेखिका, उन्होंने एक होता गोल्डी,
करके एक विजय आनंद पे एक बुक लिखी है, उसमें इसका बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है कि इस फिल्म के बारे में, क्योंकि विजय आनंद के साथ सक्सेस जुड़ी हुई थी, उससे पहले उन्होंने एकदम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हुई थी, लगातार इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे थे वो, और फिर बात आती है, ये बीच में फिल्म आ गई कहीं और चल कहीं और, ये मतलब बड़ा सेटबैक, कहीं और ही चली गई वो, कहीं और ही चली गई, पता ही नहीं चला कि किधर सेटबैक था ये। जी, अब बात करें जूल थीफ की। जूल थीफ जो इतनी बड़ी सस्पेंस थ्रिलर, अशोक कुमार जिनके बारे में हम सभी को लगता था आदर्शवादी और जैसे बड़े घर में हमेशा एक जो पढ़ा लिखा या ऐसा व्यक्ति जब भी आपको कोई दिक्कत होती तो आप उसी के पास जाते हैं, सडनली आपको फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलता है कि अरे ऐसा भी है। तो विजय आनंद ने कुछ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया। जी, ऐसा था कि जब अशोक कुमार साहब को इसके लिए अप्रोच किया गया तो उन्हें बताया गया कि ऐसा नेगेटिव शेड वाला एक रोल है। तो अशोक कुमार की इमेज इससे पहले एज एन एक्टर बहुत साफ शरीफ इंसान की रही थी। तो उन्होंने कहा कि भैया ये फिल्म मैं नहीं करूंगा, मुझे विलेन क्यों बना रहे हो, मैं इससे पहले कभी ऐसी एक्टिंग करी नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म में दादा मुनि आप एक शरीफ आदमी ही दिखेंगे, वो तो आखिर के सीन में पता लगेगा कि आप एक विलेन, आप विलेन हैं, सबके सरताज हैं, चोरों के सरताज हैं। तो ये एक कहानी थी। और ज्वेल थीफ की अगर आप बात करें, वहां भी उसकी लोकेशन देखिए, उनकी आप लोकेशन देखिए, उसके सीक्वेंस देखें आप, उसके सॉन्ग पिक्चराइजेशन देखें आप, वो सारा जो सेटअप था, ये देव साहब और विजय आनंद का जो कोलैबोरेशन था, ये बहुत अच्छा निखर के सामने आया। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं विजय आनंद के बारे में, याद कर रहे हैं उनके योगदान को, उनके निर्देशन को, उनके लेखन को। और अब जरा बात को घुमाते हैं दूसरी दिशा में थोड़ा सा। चतुर्वेदी जी, अब तक जो हमने बात की उनके डायरेक्शन को, उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशन कितना अलग तरह का होता था वो, फिर चाहे वो जॉनी मेरा नाम के गीतों की बात हो, खिड़की वाला वो गाना हो, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। एक बात, ये जूल थीफ के बाद का जो दौर शुरू होता है, और अगर हम 2-3 साल बाद का दौर देखें, तेरे मेरे सपने, हालांकि हकीकत में एक बार पर्दे पर आ चुके थे विजय आनंद, तो एक्टर विजय आनंद के बारे में जरा हम चर्चा करते चले। अब देखिए, काला बाजार में ये है, जैसा मैंने जिक्र किया, ये तीनों भाई एक साथ उसमें आए। फिर हकीकत में ये 1962 में आए और काफी प्रोमिनेंट रोल था उनका, फौजी का। और जो इन्होंने मेन सोलो मूवी की वो की कोरा कागज। और कोरा कागज के तो गाने भी अपने आप में, मेरा जीवन कोरा कागज और मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल। और एक और इन्होंने बाद में मूवी की मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसमें भी थे, मतलब लीड रोल में नहीं थी, राज खोसला ने इनको डायरेक्ट किया। लेकिन त्रासदी देखिए, जिन 2 मूवीज में ये आए, दोनों में जो इनके अपोजिट हीरोइंस थी उनको फिल्म फेयर मिला, जया भादुड़ी को भी मिला और उधर नूतन को भी मिला, मैं तुलसी। लेकिन 1970 में जो मूवी आई है इनकी, जॉनी मेरा नाम, वो अपने आप में एक ऐसी मूवी थी जिसने कल्याण जी आनंद जी को बहुत एस्टेब्लिश किया। उनका जो करियर, मतलब आप कह सकते हैं कि सरस्वती चंद्र के बाद उनका ये बेस्ट म्यूजिक था, जॉनी मेरा नाम में। और पिक्चराइजेशन तो आप देखिए, नेपाल में भी शूटिंग है और राजगीर बिहार में भी इसकी शूटिंग है, जबकि बिहार में इतनी ज्यादा शूटिंग नहीं होती थी। मुख्तलिफ गानों की अलग जगह, वो मेरे राजा, वादा तो निभाया, वो जो वादा तो निभाया, सीआईडी इंस्पेक्टर देवानंद बने हुए और हेमा। और एक चीज आप देखिए, हेमा मालिनी 22 साल की थी उस टाइम पे और देवानंद 45 ईयर्स के थे। मतलब देवानंद को जो कहा जाता है एवरग्रीन हीरो, वो इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि हेमा मालिनी तक कि उससे पहले तक कोई इतनी बहुत ज्यादा हिट मूवीज नहीं आई थी। जॉनी मेरा नाम और खासकर कल्याण जी आनंद जी के संगीत के बारे में जो बात हो रही है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब विजय आनंद जी ने इनको म्यूजिक के लिए कल्याण जी को अप्रोच किया, तो आनंद जी ने बताया मेरे को एक बार की इंटरव्यू में कि विजय आनंद ने कहा कि देखिए, ये जो देव साहब हैं, इनको गाने के जैसे स्टाइल में ये गाते हैं, पर्दे के ऊपर पिक्चराइज करते हैं, उसी हिसाब से, उसी जोनर के हिसाब से आपको म्यूजिक बनाना पड़ेगा। तो आप उसे हट के मत बनाइएगा। तो हमने गाना बनाया, इन्होंने ये नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं और पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। तो ये जब 2 गाने बनाए तो इन्होंने कहा कि हमने ट्यून बनाई है, तो उन्होंने कहा शायद ये देव साहब को पसंद आए ना आए। जब देव साहब को सुनाए गए गाने तो उनको बड़े पसंद आए, तो उनको बड़ा अच्छा लगा सीक्वेंस। तो इसमें पूरी सिटिंग्स में विजय आनंद के साथ मैक्सिमम सिटिंग्स होती थी म्यूजिक को लेके, और देव साहब भी उसमें इन्वॉल्व होते थे अक्सर। तो एक पूरा एक हट के एक म्यूजिक इसका बना फिर। और उसमें भी
कल्याण जी आनंद जी ने काफी एक डिफरेंट एंगल से काम किया और डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके और गानों को इतने बेहतरीन बनाया, जैसे आप देख सकते हैं कि एक से एक लाजवाब गाने हैं इसके, चाहे कोई भी गाना उठा लीजिए आप। और इसमें एक गाना है ओ बाबुल प्यारे करके, वो भी आनंद जी ने उसका धुन तैयार की थी। तो उनको अपनी बेटी को कुछ लेकर कुछ यादें थी, इसलिए वो उन्होंने इस गाने को संजोया। तो कुल मिला के जॉनी मेरा नाम जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसमें विजय आनंद का, कल्याण जी आनंद जी का, देव साहब का, सबका एक कमाल था। और एज ए हीरोइन हेमा मालिनी बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश इस फिल्म में हो जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विजय आनंद की जब भी बात होती है तो विजय आनंद के बारे में ये बात हमेशा मानी जाती है कि विजय आनंद के साथ देव आनंद ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं। बेहद यादगार फिल्में देव आनंद के करियर की विजय आनंद के साथ बनाई हैं जब विजय आनंद डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। विजय आनंद, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वक्त से बहुत आगे की सोचते थे, ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स। और विजय आनंद के बारे में बहुत लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें वो ड्यू नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, यानी उनका मूल्य पूरी तरह से समझा नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे चतुर्वेदी जी? जी देखिए, जैसे अभी जॉनी मेरा नाम का ही हम जिक्र कर रहे थे, अभी कोई 5-6 साल पहले एक फिल्म आई थी जॉनी गद्दार। जॉनी गद्दार में जो इंस्पिरेशन श्रीराम राघवन की ये मूवी थी, जो इंस्पिरेशन उन्होंने जॉनी मेरा नाम से ही लिया है। जो मुख्य पात्र है इसका, नील नितिन मुकेश, उसका नाम ही जॉनी, उसने ये मूवी देख के रखा हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद इनकी मूवी आई 73 के आसपास, तेरे मेरे सपने। ये मूवी मतलब उतनी हिट नहीं रही, गाने बहुत बढ़िया थे नीरज के इसमें जी। और सबसे बड़ी चीज एक इस मूवी के बारे में आपको बताऊं मैं, इसमें देव साहब और मुमताज के कुछ अंतरंग दृश्य थे जिनको फिल्माया जाना था। तो आंखों का पर्दा देखिए भाइयों का, कि विजय आनंद डायरेक्ट देव साहब से बात नहीं कर पा रहे थे कि भाई इस तरीके से ये शूट होना है, तो उन्होंने मुमताज का सहारा लिया कि भाई यू असिस्ट मी, कि भाई मैं किस तरीके से किया जाए। तो वो उन्होंने विजय आनंद साहब ने मुमताज से बात करके वो सीन वहां पे किए हैं। और इसके बाद तो इनकी जो मूवी आई हैं, राम बलराम आप कह लीजिए, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ में 1980 में। बाकी और कोई मूवी, बुलेट हुई, या आखिरी फिल्म जो राजपूत थी, और फिर वो टेलीविजन सीरियल में दिखा। राजपूत में कुछ शेड्स हैं, कहीं कहीं लगता है कि विजय आनंद है। मेरे संग आए तेरी यादों का मेला, राजेश खन्ना, और वो बहुत अच्छी मूवी थी। एक इनका टीवी सीरियल आया तहकीकात, जिसमें ये डिटेक्टिव बने सैम करके। तो इस तरह, और बाद में इनकी अपनी मृत्यु से पहले देव साहब के साथ एक फिल्म करना चाहते थे, दोनों भाई प्लान कर रहे थे, लेकिन इनको हार्ट अटैक हो गया, 70 साल की असामयिक इनकी मृत्यु हो गई। और क्रीमेशन के टाइम पे देव साहब मतलब काफी रोए ओपनली, मतलब ये दुख ऐसा है कि भाई बहुत उन्होंने इस बात को कई जगह कहा भी कि बहुत उनको लगाव था बहुत अपने दोनों भाइयों से। कमल जी, ये जो विजय आनंद के बारे में जो कहा जाता है कि जीनियस वाली जो बात है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो छुपा रुस्तम या राजपूत, राम बलराम भी वो उस कैलिबर की फिल्में नहीं है, या वो आपको कहीं कहीं बीच में शेड्स मिलते हैं, लेकिन जो पकड़ जिसे कहते हैं, जो अब तक रही थी, वो फिर जाती रही उसके बाद। विजय आनंद को क्या सचमुच हम वो न्याय दे पाए जब उनका मूल्यांकन होता है? ये तो सब कहते हैं दैट ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स और जीनियस। क्या कहना चाहिए? देखिए, विजय आनंद साहब की अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल अगर आप उनका मूल्यांकन करते हैं तो उनका कैलिबर जो है, आप टैक्सी ड्राइवर से ले लीजिएगा। टैक्सी ड्राइवर से एज ए राइटर, एज ए एडिटर, एज ए लिरिसिस्ट, एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, काफी सारा एक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी फिल्मों में। शानदार करियर रहा है। और एक उन्होंने बहुत बड़ा उतार देखा है, तो मतलब जितने चढ़ाव देखा उतने उतार भी देखा उन्होंने। तो आप ये कह सकते हैं कि देव साहब के साथ जब ये अलग हुए और देव साहब अपनी डायरेक्शन में फिल्में करने लग गए और ये दूसरे अभिनेताओं के साथ इन्वॉल्व हो गए, डायरेक्शन में आ गए, तो वो जो एक भाइयों की एक बॉन्डेज बनी हुई थी, भाइयों के बीच में जो सिस्टम बना होता है, एक ट्यूनिंग बनी हुई थी, वो उसका हर्जाना दोनों तरफ रहा। देव साहब को भी उसका थोड़ा भुगतान सहना पड़ा, उधर विजय साहब को भी करना पड़ा। तो लेकिन दोनों ही अपने आप को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिपेंडेंट रूप में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विजय आनंद जैसे डायरेक्टर, विजय आनंद जैसे फिल्मकार
कभी कभी ही पैदा होते हैं। और आज हम याद कर रहे थे विजयानंद को। विजयानंद हमेशा याद आते हैं अपने काम की वजह से, और उनका जो काम है वो अमर है। हम सब जानते हैं कि जब तक फिल्में रहेंगी विजयानंद का काम और विजयानंद का नाम ये सब रहेगा। धन्यवाद देना चाहेंगे चतुर्वेदी जी आपको और कमल धीमान जी आपको। आप दोनों यहाँ आए और हमसे विजयानंद और देशभक्ति के फिल्मी गीतों पर चर्चा की। बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए।